अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री डेली। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 एनईडी एडमिशन्स की पॉलिसी। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट ऑफ 2022 कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट करने की। उसके बाद एडमिशन पॉलिसी ऑफ ईयर 2022। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कुछ पिछले सालों से, क्योंकि पहले तो एक रिदम था एनईडी के एडमिशन्स का 2017 और 2016 तक। उसमें क्या होता था कि एक ही पैटर्न था कि हमें पता होता था कि मेरिट स्कोर जो है वो किस तरीके से बनेगा और कौन सी परसेंटेज काउंट होगी या क्या। मगर 2017 के बाद कुछ फ्लक्चुएशंस आने लगी और हर साल पॉलिसी चेंज होने लगी। मेन पॉलिसी का चेंज जो था वो ये था कि पहले जो है आपके टेस्ट स्कोर काउंट नहीं होते थे आपकी मेरिट में, जो मेरिट लिस्ट बनती थी। लेकिन फिर क्या होने लगा कि टेस्ट स्कोर काउंट होने लग गए। अब इस चीज़ में दोबारा हर साल फ्लक्चुएशन आने लगी कि किसी साल कोई 30% काउंट होने लगे, किसी साल 40%, किसी साल 50%। एंड देन कोविड आ गया, एग्ज़ाम नहीं हुए, काफ़ी फ्लक्चुएशन आई पॉलिसी में। तो इसलिए अब एनईडी की हर साल की पॉलिसी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज आता रहता है। उसके बाद जब पॉलिसी चेंज होती है तो उसके बाद मेरिट स्कोर की कैलकुलेशन भी उस हिसाब से डिफर करती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड, रैंडम क्वेश्चन जो भी हैं जिसमें अटैम्प्ट्स हो सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होंगे और उसके चार्जेस क्या होंगे, किस तरीके का टेस्ट होगा और सेट स्कोर काउंट होगा या नहीं, कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिजिकल होगा, या फ़ीस कितनी होगी, एडमिशन फ़ीस कितनी है, सेल्फ स्पॉन्सर की फ़ीस कितनी है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो आपकी क्यूरीज होंगी। वो सबसे पहले मैं कहूँगी आपको कि जो भी आपकी क्वेश्चंस क्यूरी हों तो एनएसए और जो एनईडी एडमिशन सेल के ये ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं, ऑथेंटिक सेल्स हैं, ये आप इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जितनी यहाँ से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सब ऑथेंटिक होगी और सब लीगल होगी। उसके अलावा आपको कभी भी कोई भी क्यूरी हो एडमिशन से रिलेटेड तो इससे पूछना उससे पूछने से सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप कंसर्न ऑफिस जाएं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ जाके अपनी क्यूरी को शेयर करें। वक्त गुजरने की देर ना करें। तो बेहतर यही होता है कि पहले क्यूरी को ऑथेंटिक जगहों से मालूम करें, जैसे कि एनएसए यूनिवर्सिटी है, स्टडी एड प्रोजेक्ट है, एनईडी एडमिशन सेल है। ये ऑथेंटिक जगहें हैं, ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं। उसके अलावा भी आपको कोई इशू सॉल्व ना हो तो आप डायरेक्ट कंसर्न ऑफिस जाएं। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी इशू को सॉल्व करने का, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। इंपॉर्टेंट मामलों को ऐसे नहीं छोड़ते। कोई भी क्यूरी फेस हो तो आप सबसे पहले उसको कंसर्न बंदे के पास लेके जाएं या कंसर्न ऑफिस के पास लेके जाएं। और अगर आप एनईडी के एस्पायरेंट हैं तो हमारी कुछ वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जिसमें है ये एनईडी की पास्ट पेपर सॉल्व हुए हुए हैं। आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ वीडियोस हैं, इसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें हर क्यूरी का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल सेल्फ फाइनेंस, जिसमें सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सेल्फ फाइनेंस को अगर हम पे करते हैं देन हमारा एडमिशन मेरिट पे हो जाता है तो हमारी फ़ीस रिटर्न होगी या नहीं। उसके अलावा एनईडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट में क्या चीज़ अवॉइड करनी है, और फील्ड किस तरीके से सिलेक्ट होती है, इवन मेरिट लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है, आपकी फील्ड सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, क्यों बच्चों को उनकी फेवरेट या डिज़ायर्ड फील्ड नहीं मिलती, और एप्लीकेशन को फिलअप कैसे करना है। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो अगर कोई भी क्यूरी हो जस्ट चेक दिस प्लेलिस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ आपको उनका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो। तो ये है एनईडी यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट फॉर दैट ईयर 2022। इसमें ऐसी सच कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने इंटर पास किया है उसके लिए काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, काफ़ी डिटेल्ड है, और वो आराम से समझ सकता है कि ये बीई की फील्ड्स हैं, ये बैचलर की फील्ड है, और ये उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की वो है ये वाला सेक्शन, इसमें आपको नोट करना है। इन्होंने जब भी इन्होंने सिंपली इस चीज़ में ये कहा हुआ है कि जो भी एडमिशन टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। तो जो बच्चे 26 जुलाई से पहले अप्लाई कर देंगे तो उनके जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो 30 जुलाई टू 3 अगस्त कंडक्ट किए जाएंगे। और जो बच्चे इसके बाद अप्लाई करेंगे, मीन्स एप्लीकेशन फ़ीस और अपना फॉर्म सबमिट इसके बाद करेंगे, देन उनके जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो 22 टू 26 अगस्त किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो जो है आप वहाँ से हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। बेहतरीन है, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, उस पर आपकी हर क्यूरी का सोल्यूशन होगा डिटेल में। तो इस साल की जो पॉलिसी है उसमें फ़र्स्ट ईयर के जो है स्कोर काउंट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की वो काउंट की जाएगी, उसकी बेसिस पे एडमिशन होगा। उसके अलावा बीई फील्ड्स में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60% होनी चाहिए, और पीएस फील्ड में आपकी 55 होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि ये अगर फर्स्ट ईयर की सिलेक्ट होगी तो हमारी फर्स्ट ईयर में 60% होना चाहिए, या हमारी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जब होंगे उसका रिजल्ट ऑब्वियसली थोड़ा बाद में आएगा।
तो जो है उसमें हमारी अगर कम होगी तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपके ओवरऑल 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपके फर्स्ट ईयर में 60% है, फॉर एग्जांपल 60% से ज़्यादा है, एंड आप टेस्ट क्लियर कर लिया, आप आगे फॉरवर्ड हो गए, बट आपका ओवरऑल HSC जो टोटल सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका कम माना 60% है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे BE फील्ड्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है वो ओवरऑल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो एग्रीगेट होता है, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि 60% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए मिनिमम फॉर BE एंड 55 फॉर BS। और एडमिशन में जो स्कोर काउंट होगा वो काउंट होगा फर्स्ट ईयर का। अब आ जाते हैं इस बात पे कि मेरिट की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो मेरिट सिंपली जो है 50-50% वेटेज है आपके फर्स्ट ईयर के स्कोर की एंड आपके एंट्री टेस्ट की। इसकी हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और किस तरीके से मेरिट स्कोर बनेगा। और जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, सिमिलरली उनके जो O लेवल की जो परसेंटेज है वो काउंट होगी एंड देन 50% उनका वेटेज काउंट होगा एंट्री टेस्ट का। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, अगर एक HSC कराची बोर्ड के स्टूडेंट की बात करूं तो उसकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस टेस्ट स्कोर 0.5 फाइनल मेरिट स्कोर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे के जो परसेंटेज फर्स्ट ईयर में है वो है 70 एंड देन उसका टेस्ट स्कोर 80, तो उसका एग्रीगेट क्या बनेगा 75, वो होगा उसका फाइनल मेरिट स्कोर। इसी तरीके से ये दो मजीद एग्जांपल हैं, अगर किसी की 85 है एंड 75 है तो कॉन्सिक्वेंटली उसका जो 80% उसका एग्रीगेट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ काम की है, कुछ बच्चे होते हैं उनको क्यूरियोसिटी होती है कि उनको अपना गोल टारगेट सेट करना होता है कि उनका कितना गोल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपको, जैसे मैंने अब ग्रुप्स का जिक्र किया, NSA NED यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टडी गेट प्रोजेक्ट एंड NED एडमिशन सेल, उस पर ना आपको लास्ट ईयर की क्लोजिंग मिलेगी कि किस मेरिट स्कोर पे लास्ट ईयर कौन कौन सी फील्ड क्लोज हो गई थी। तो और एक बच्चा अगर उसकी फॉर एग्जांपल एक डिज़ायर्ड फील्ड है कि फॉर एग्जांपल उसको केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है और केमिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 80 मेरिट स्कोर पे क्लोज हो गई थी, तो अब उसको अपना टारगेट सेट करना है कि यार मुझे इतना स्कोर करना है, तो वो किस तरीके से करे। तो थोड़ी सी छोटी सी मैथ्स है, आप लोग प्री इंजीनियरिंग के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होंगे, दायरे NED के लिए आए, मैथ्स की चीज़ें होंगे, आराम से कर लेंगे। तो आपको पता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, ओके, ये आपकी नॉन वैल्यू है, आपको 0.5 पता है, इक्वेशन है समझ लें। टेस्ट स्कोर जो है आपका x है, वेरिएबल है, एंड देन आपका जो है वो 0.5 की नॉन वैल्यू है, एंड देन मेरिट स्कोर एक बच्चे ने फॉर एग्जांपल बिल्कुल एक रफ एस्टिमेशन कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने सोचा है कि लास्ट ईयर जो है 80 पे केमिकल क्लोज हुई थी, तो उसने सपोज कर लिया 80, इधर 80 आ गया और इधर आपको सारी वैल्यूज़ पता है, तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे तकरीबन इतना स्कोर चाहिए। अच्छा, ये चीज़ भी फिक्स नहीं होती कि लास्ट ईयर अगर केमिकल 80 पे क्लोज हुई है तो लाजमी 80 पे क्लोज हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर साल जो है बच्चों की प्रायोरिटी वाइज फील्ड्स चेंज होती हैं, किसी साल बच्चे किसी फील्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं, किसी साल किसी चीज़ को, तो वो फ्लक्चुएट करते हैं। हाँ, लेकिन एक रफ आइडिया हो जाता है आपको कि रफली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको कितना मेरिट स्कोर करना है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी मनपसंद फील्ड के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टारगेट सेट कर सकते हैं कि यार मुझे इतना स्कोर करना है, तो आप उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार भी 2 अटैम्प्ट्स होंगे। ये वाली जो चीज़ है ये लास्ट ईयर से आई है, लास्ट ईयर और अब से सोन वाले बैच बहुत लकी हैं कि इनके पास 2 अटैम्प्ट्स हैं। लास्ट ईयर से पहले मींस 2019 तक सिर्फ एक अटैम्प्ट होता था हर बच्चे के पास, अगर वो फेल है तो वो फेल है, अगर उसके जितने मार्क्स आ गए तो आगे वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे 2 अटैम्प्ट से एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बच्चों की, थोड़े से बच्चों की कन्फ्यूजन होगी। वो कन्फ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट में कहा है कि 26 जुलाई तक जो बच्चे अपनी एप्लीकेशन पे कर देंगे या एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उनके एग्ज़ाम्स होंगे 30 जुलाई से 6 अगस्त तक, एंड देन 15 अगस्त तक जो बच्चे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उनके एग्ज़ाम्स होंगे 22 अगस्त टिल 26 अगस्त तक। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को ये होगी कि जिन बच्चों ने 26 जुलाई से पहले सबमिट कर दी उनके यहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे एंड देन उनका फॉर एग्जांपल इसी दौरान उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इन एग्ज़ाम डेट्स में जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं सेकेंड अटैम्प्ट। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी कन्फ्यूजन यही होगी बच्चों को कि जिन बच्चों ने जो है 15 अगस्त तक अपनी फ़ीस पे की और 22 टू 26 अगस्त अपना एग्ज़ाम जो है वो दिया, उनके पास तो सेकंड अटैम्प्ट है ही नहीं। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये पूरे फर्स्ट अटैम्प्ट का जिक्र हो रहा है। जब इन दोनों, इन्होंने दरअसल ये जो डिवीज़न की है ये एक मैनेजमेंट के लिए की है, अपना काम सिस्टमेटिक बनाने के लिए की है। तो ये पूरा फर्स्ट अटैम्प्ट है
जब ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, देन उसके बाद न्यू डेट्स आएंगी, न्यू एप्लीकेशन डेट्स आएंगी, सब कुछ न्यू आएगा, एंड देन वो सेकंड अटैम्प्ट होगा कि ओवरऑल फर्स्ट अटैम्प्ट है। उसके बाद जो क्यूरी है वो ये है कि सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों टेस्ट में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो अपने टेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, या जो है वो स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कुछ बच्चे फेल हो गए, उन्होंने 50% स्कोर ही नहीं किया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 होती है एनईडी के टेस्ट के, तो वो जो है वो 2000 पे करके दोबारा कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को ये क्यूरी होती है कि अगर मैंने एक अटैम्प्ट किया है, उसमें मेरे 70 मार्क्स आए, सेकंड अटैम्प्ट किया तो मेरे 60 आए, तो क्या मेरे फ्रेश मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे या बेस्ट ऑफ 2? तो बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर किए जाएंगे, मतलब एक बच्चे के पहले स्कोर में अगर 70 थे, सेकंड में 60 हैं, तो 70 कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है तो बेहतर होता है कि इंसान दे दे टेस्ट, क्योंकि 2000 रुपये की वैल्यू आपको इस वक्त लग रही होती है कि यार 2000 ज़्यादा है, लेकिन फिर जब आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी का मौका निकल जाता है हाथ से, तो आपको ये रहता है कि 2000 की जगह मैं 20,000 भी देने को तैयार हूँ, मुझे वो मौका मिल जाए। तो बेहतर यही होता है कि इंसान इस वक्त छोटी रकम को ना देखे, अटैम्प्ट दे दे, कुछ नहीं जाता, दिल की तसल्ली हो जाती है। उसके बाद जो चीज़ ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2020 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है। इस बार के बैचेस बहुत लकी हैं, एसी में बैठ के कंप्यूटर के सामने टेस्ट देते हैं, हम लोग धूप और गर्मी में टेस्ट दिया करते थे पहले। अच्छा, उसके बाद जो मेन कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि क्या ज़रूरी है कि उनको एडमिशन टेस्ट ही देना है अगर वो सेट के एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं। तो उसके लिए भी एक इजी पॉलिसी है कि आपके सेट 1 में 800 स्कोर होना चाहिए, सेट 2 में एटलीस्ट 1500 स्कोर होना चाहिए विद दीज सब्जेक्ट्स। उसके अलावा एक आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी एग्जामेशन ऑफ फीस की, तो ये ज़रूरी एक चीज़ है। आप ऐसे ही नहीं कि आपने टेस्ट मिस कर दिया, ये नहीं, आपको पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने टेस्ट जो है नहीं देना क्योंकि मैं सेट में अपेयर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। उसके अलावा ये एडमिशन फ़ीस है फॉर डिफरेंट फील्ड्स। आपकी ये एक चीज़ याद रहे कि ये जो एडमिशन फ़ीस है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस तो नॉन रिफंडेबल है, आपने एडमिशन लिया नहीं लिया, फेल हुए पास हुए, उससे उनका ताल्लुक नहीं है, आपने बस अप्लाई किया है तो वो उसकी फ़ीस पे हो गई। ये वाली फ़ीस जो है ये होती है जब आप फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आप जिस वक्त अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं उस वक्त आपको ये फ़ीस पे करनी होती है। जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो उस वक्त आपको ये पे करनी होगी। इससे रिलेटेड भी हर चीज़ मौजूद है, मैंने बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से सब कुछ मैनेज करना है, आपको क्या टारगेटेड रखना है, क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर में मैंने कहा ना फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए होगा कि जब आप फील्ड सेलेक्ट करने चाहेंगे तो आपके पास एक रकम होनी चाहिए। तो ये चीज़ सारी मैंने वीडियोस में समझाई भी है। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो इतनी है, सेल्फ फाइनेंस, स्पॉन्सर, फॉरेन स्टूडेंट। मेन डिफरेंस बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है कि सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर में फ़र्क क्या है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उन वीडियोस में, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ, उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो ये है। सो फार दिस इज़ ऑल फॉर द 2022 NED एडमिशन पॉलिसी। इसके अलावा भी कोई आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, ईमेल करें हमें, हमारे फेसबुक के थ्रू पूछें। और उसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो उस प्लेलिस्ट पे जाएं, उसमें आपको इंशाल्लाह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई और चीज़ चाहते हैं आप लोग कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं या इस चीज़ को क्लियर करूं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन या ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। उसके अलावा अगेन मैं कहूँगी कि अगर कोई क्यूरी हो किसी के पास तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन से रिलेटेड CNIC नंबर नहीं मैच हो रहा, पिक्चर नहीं अपलोड हो रही है, इस तरह की कोई भी आपको इशू हो तो सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाएं। ऑथेंटिक सोर्सेज मैंने आपको बताई। उसके अलावा वहाँ से भी इशू सॉल्व ना हो तो आप कंसर्न ऑफिस जाएं, मीन्स डायरेक्ट NED यूनिवर्सिटी जाएं और अपना इशू रखें वहाँ पे। ओके एंड गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।